नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में शाम की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों, पहले ही चरण के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ। अखिलेश यादव बोले पूरी तरीके से बीजेपी की विदाई तय है, ढोल नगाड़े तैयार। आखिरकार क्यों दोस्तों, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को जमकर लपेटा। कहा इस देश में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो देश के संविधान को बदल दे। बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान कोई नहीं बदल सकता। आखिरकार क्यों दोस्तों, शरद पवार ने मोदी सरकार को बता दिया जेब कतरा। और कैसे दोस्तों, नीतीश कुमार के बयान पर बिहार में मची एक खलबली। नीतीश कुमार बोले इतने बच्चे पैदा करना चाहिए क्या। लालू के ऊपर अब पर्सनल अटैक। दोस्तों, नीतीश ने बता दिया कि वो भी दोस्तों भाजपा की ही पैदाइश हैं। बताएंगे आखिरकार क्यों ऐसा बोला उन्होंने। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटे आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों, आपको बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़के राहुल गांधी। कहा देश के संविधान को इस दुनिया में कोई भी नहीं बदल सकता, चाहे वो कोई भी हो। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी सोचती है वो सीटें जीतकर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बदल देगी, लेकिन न दोस्तों नोमन तेल होगा, न राधा नाचेगी। सीधी सी बात है, ना बीजेपी दोस्तों अब सत्ता में रहेगी, न संविधान बदलने की बात करेगी। आपको बता दें, राहुल यही नहीं रुके। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री बड़े बड़े वादे करते थे जनता से 2014 में, हम ये करेंगे, हमारे आने के बाद तो गरीबी दूर ही हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, गरीबी ने, आप समझिए, 3 गुना गरीबी बढ़ी देश में कांग्रेस की सरकार जाने और बीजेपी की सरकार आने के बाद। लगातार लोगों को ये झांसा देते चले गए स्टूडेंट को कि हम आपकी सुरक्षा करेंगे। एक आप समझिए, उत्तर प्रदेश में ही खाली 9 बार पेपर लीक हुआ है। अब आप समझ सकते हैं देश के बच्चों का भविष्य, इतनी मेहनत की जाती है और दोस्तों एंड वक्त पर पता चलता है पेपर ही हमने रद्द कर दिया है। इन तमाम मुद्दों को लेकर सरकार पर राहुल ने हमला बोला। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि फ़िलहाल 2000 खास करके 24 में बीजेपी की सरकार बदलने वाली है। इंडिया गठबंधन की सरकार आते से ही महिलाओं और बच्चों के बारे में सोचेंगे। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगा बड़ा झटका। अखिलेश बोले पहला दिन पहला शो ही बीजेपी का फ्लॉप। खिड़कियां खाली पड़ी थी, टिकट काउंटर पर कोई नहीं था। अखिलेश यादव ने दानिश अली के लिए किया जोरदार दोस्तों प्रचार। दरअसल आपको बताते चले, अमरोहा सीट से दानिश अली को खड़ा किया गया। दानिश अली पिछली बार भी दोस्तों चुनाव ज़बरदस्त तरीके से जीते थे। इस बार भी दानिश अली को लोकसभा भेजने की पूरी तैयारी है। आपको बताते चले, इस बार साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि फिलहाल इंडिया गठबंधन की सरकार आने जा रही है। चाहे गोदी मीडिया ने कुछ भी प्रोपेगेंडा फैलाया हो दोस्तों, लेकिन प्रोपेगेंडा तो पहले ही दिन इसलिए फेल हो गया दोस्तों क्योंकि अब की बार जिन लोगों ने 2019 में मोदी सरकार को वोट दिए थे वो घर से वोट देने निकले ही नहीं। इसका मतलब बीजेपी की टेंशन पहले ही बढ़ गई। जो लोग 400 के नारे दे रहे थे दोस्तों, उनकी सबसे बड़ी हार तब हो गई जब पहले ही, आप समझिए, पहले ही चरण में इंडिया गठबंधन को बढ़त मिली और भारतीय जनता पार्टी का 10 साल में टाटा बाय बाय तय हो गया। आपको बताते चले, बीजेपी को 10 साल हो चुके हैं दोस्तों सत्ता में। इन 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं के, बेरोजगारों के और गरीबों के सपने तोड़े हैं। आज दोस्तों आप देखिए, तमाम लोगों को नौकरियां दी जाती हैं, अखिलेश ने कहा, लेकिन उसमें एक भी ओबीसी, एसटी या फिर दोस्तों पिछड़ा दल या फिर दोस्तों अल्पसंख्यक मुसलमान, इन लोगों के नाम बहुत कम आपको देखने को मिलेंगे। तमाम चीज़ों पर अखिलेश ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि जो लोग आए थे सत्ता में 2014 में झूठे वादे करके, अब उनको ढोल नगाड़ों से विदाई देने के लिए हम तैयार हैं। अखिलेश ने कहा कि ये गठबंधन हमने लोगों के कहने पर बनाया। लोगों की मन में ये बात थी कि किसी तरीके से गठबंधन हो जाए। और दोस्तों सच बताइए, इस गठबंधन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है दोस्तों कि ये जीत इंडिया गठबंधन की होगी, क्योंकि कोई एक अभी मोदी सरकार से दोस्तों अगर वोट बढ़ जाते तो मोदी सरकार जीत जाती, लेकिन इंडिया गठबंधन बनने के बाद दोस्तों मोदी सरकार का जीतना लगभग नामुमकिन ही समझिए। क्योंकि एक तो 10 साल का लोगों का गुस्सा, ऊपर से इंडिया गठबंधन की ताकत, यही मोदी सरकार को कमज़ोर कर रही है। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए शरद पवार। शरद पवार ने पहली बार मोदी सरकार को बता दिया जेब कतरा। दरअसल शरद पवार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि 50 दिनों के अंदर मैं पेट्रोल डीजल का दाम कम कर दूंगा, लेकिन 50 दिन के अंदर पेट्रोल डीजल का काम नहीं हुआ। उल्टा चीनी, दूध,
सस्ता कर दिया गया और आप लोग जो उगाते हैं दोस्तों उसको महंगा कर, मतलब जो फसलें उगाई जाती हैं और जो पेट्रोल डीजल डलाते हैं लोग उसको महंगा किया जा रहा है। यही नहीं, उन्होंने शरद पवार ने साफ कहा कि मोदी सरकार कहती है कि हम तुम्हारी आय बढ़ा रहे हैं, एक जेब से डालती है और दूसरी से जेब काट लेती है, ये जेब कतरी सरकार है। यही नहीं, शरद पवार ने कहा कि मोदी सरकार की ताकत छीनना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि उसको ऐसा लगने लगा है दोस्तों कि देश में उससे ताकतवर कोई नहीं है, ना देश का संविधान, ना देश की अदालत है दोस्तों, ना देश का कानून। मोदी सरकार ने सबको ताक में रख रखा है। सब देखते हैं कि कैसे दोस्तों कानून की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं। कानून कोई फैसला देता है तो उसको दोस्तों आप समझिए पार्लियामेंट में बिल लाकर उसको चुनौती देकर बीजेपी अपना पल्ला झाड़ लेती है। और जाहिर सी बात है, अरविंद केजरीवाल जेल में है, हेमंत सोरेन जेल में है दोस्तों, तमाम नवाब मलिक से लेकर तमाम बड़े बड़े नेताओं को बीजेपी ने जेल में ठूस रखा था। इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है दोस्तों? भारतीय जनता पार्टी को तो यही लगता है कि वो जो भी कर रही है वो सही है, लेकिन बीजेपी एक चीज़ भूल गई है दोस्तों कि अगर जनता कुर्सी पर बैठाना जानती है तो वो वहाँ से उठाकर फेंकना भी जानती है। प्रधानमंत्री को लगता है ईवीएम के बल पर या थोड़े से वोट इधर उधर कर कर या फिर दोस्तों लोगों के मन में हिंदू मुसलमान डालकर इन चीज़ों को करने के बाद हम चुनाव जीत जाएंगे, तो प्रधानमंत्री बहुत गलत हैं। मेरा वो बयान याद रखिएगा दोस्तों, जब प्रधानमंत्री 2019 में दोबारा आए थे और उसके बाद से मैंने आप लोगों से एक चीज़ ज़रूर कही थी, 5 साल हो चुके हैं उस चीज़ को। मैंने आपसे कहा था कि एक दिन वो ज़रूर आएगा जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारेगी, और वो समय तभी होगा जब लोकसभा का चुनाव होगा। उससे पहले बीजेपी विपक्ष को जीतने नहीं देगी, ये चीज़ भी मैंने आपसे बार बार कही है। क्योंकि दोस्तों लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को हराना जनता की एक जिम्मेदारी बन जाती है, जनता घरों से निकलती है। और अब की बार तो जो मैंने देखने को नज़ारा मिला है, जो मुस्लिम वोटर हैं दोस्तों उनमें एक ललक थी वोट देने की। जैसे कि मानो दोस्तों वो इस सरकार से इतना परेशान हो चुके हैं कि वो खुद उनको मौका मिले तो अभी हटाकर इस सरकार को फेंक दें। क्योंकि हमने देखा है बीते 10 सालों में जो बेचारा अल्पसंख्यक हैं उनके ऊपर जो अत्याचार हुए, चाहे गौहत्या के नाम पर उनकी लिंचिंग की गई हो, उन्हें सड़कों पर पीट के मारा हो, या मोनू मिश्रा जैसे लोग दोस्तों खुलेआम सरकार में दबंगाई करते फिरते हैं, लोगों को जिंदा मारते फिरते हैं और उनको कुछ नहीं होती सज़ा और वो आराम से बच निकलते हैं। आपको बताते चले दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को लगा बड़ा झटका। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले दोस्तों बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी ने। ओवैसी बोले दंगा भड़काऊ पार्टी है बीजेपी। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों प्रेमलता के हमलों के बाद, मस्जिद पर तीर करने वाले वीडियो के बाद ओवैसी ने बीजेपी को दंगा पार्टी नाम दे दिया। ओवैसी ने कहा कि आरएसएस और बीजेपी मिलकर दंगे कराते हैं देश में, और ये लोग नहीं चाहते कि देश में भाईचारा रहे, बल्कि ये लोग एक दंगा पार्टी बन चुके हैं। दोस्तों बीजेपी के नेता पहले तो उल्टे सीधे काम करते हैं, उसके बाद इनकी सफाई तैयार रहती है, चाहे वो टी राजा हो या फिर दोस्तों प्रेमलता हो। ये लोग देश में नफरत फैलाना चाहते हैं, ये लोग हिंदू मुसलमान कर कर देश के वोटरों को बांटना चाहते हैं और इससे इनको फ़ायदा मिलता है। लेकिन अफसोस तो तब हुआ नरेंद्र मोदी को जब पहले ही दिन 2019 का रिकॉर्ड टूट गया और इतनी कम वोटिंग हुई दोस्तों कि मोदी को लगने लगा कि भैया वो जो 400 का नारा था वो तो फ्लॉप हुआ ही, लेकिन अब तो सत्ता में रहने की भी लाले पड़ गए, अब तो विदाई तय हो गई है हमारी। क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों लोगों ने वोट ही नहीं डाला, सब समझ गया, कह रहे वही घिसे पिटे डायलॉग, हम हिंदू हैं, हमने ये मंदिर बनवा दिया है, फिक्र मत करिए हम आपके साथ हैं। वही घिसे पिटे डायलॉग, हमने मंदिर बनवाया, हमने ये खुलवाया, हमने उसके दरवाजे खुलवाए। ये बातों से क्या होना? क्या इससे रोज़गार मिल जाएगा? क्या आपने मंदिर बनवा दिया तो अब लोग बेचारे जो गरीब थे वो अमीर हो गए? क्या जो लोग दोस्तों आप समझिए बेचारे 2 रुपये कमाते थे शाम के, जिनकी आपने ये कहकर रोज़गार छीन लिया कि अब मटन की दुकानें खुले में नहीं लगेंगी। आप समझिए इसमें सबसे ज़्यादा इस बिज़नेस में कौन है दोस्तों? हिंदू भाई हैं। मुस्लिम तो कम है मीट के बिज़नेस में, हिंदू भाई ज़्यादा बेचते हैं इसको। यही नहीं, मोदी सरकार जो बहुत बड़ी दोस्तों दानव बनती है, अपने आप को ज्ञानी समझती है, उसने सबसे बड़ी मीट कंपनी से चंदा क्यों लिया? अगर उसको मीट से इतनी चिंता है तो दोस्तों, तो आप समझ सकते हैं कि ये लोग कहते कुछ है और करते कुछ है। आपको बताते चले दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भड़की आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर लगाया गंभीर आरोप। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों बीजेपी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए हैं सौरभ भारद्वाज। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को जेल में मारने की तैयारी हो रही है। इन लोगों ने पहले केजरीवाल को चुनाव से दूर किया और अब ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल को दोस्तों जेल के अंदर ही मार दिया जाए।
उन्होंने कहा कि पहला तो ये कि केजरीवाल को इंसुलेशन नहीं दिया जा रहा है। केजरीवाल ने कोर्ट से लिखकर गुजारिश की है कि उनको इंसुलेशन दिलाया जाए। यही नहीं दोस्तों, केजरीवाल ने यह भी आरोप लगाया कि ईडी उनके आम की एक एक गुठली गिन रही है। जबकि दोस्तों उन्होंने कहा कि मैं अपनी शुगर बढ़ाने के लिए आम नहीं खा रहा हूँ, मिठाइयाँ भी शुगर फ्री खाता हूँ। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं बीजेपी जो है वो जितनी भी चीज़ें कर ले, जो चीज़ें वो बोल रही है या फिर जो चीज़ें वो बताने का काम कर रही है, ये तो जनता देख ही रही है। ऐसा तो है नहीं दोस्तों कि आपके और हमारे सामने है। तो बीजेपी की मुश्किलें तब बढ़ जाएंगी दोस्तों जब भारतीय जनता पार्टी का असली कट्टा चिट्ठा खुलेगा। मैंने पहले भी कहा और फिर कहूँगा दोस्तों, इस बात को बार बार इसलिए दोहराता हूँ कि जब कांग्रेस की सरकार आ जाएगी, सबसे पहला अपना स्टैंड जो बदलेगी वो गोदी मीडिया होगी। क्योंकि गोदी मीडिया ने अभी हाल ही में एक गोपनीय सर्वे कराया है, उसमें बीजेपी की करारी हार हो रही है। वो बहुमत के आंकड़े से बहुत पीछे रह जाएगी बीजेपी, और इंडिया गठबंधन की बहुमत पार कर लेगा। इसी बात को लेकर गोदी मीडिया में सन्नाटा है। गोदी मीडिया चाहे अंजना ओम कश्यप हो या फिर मोदी की सबसे बड़ी भक्त रूबिका लियाकत हो दोस्तों, आप देखना ये जो आज लोग तलवे चाट रहे हैं बीजेपी के, कल अचानक से जब इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाएगी तो मोदी सरकार की भक्ति अचानक से छोड़ देंगे, बीजेपी की बुराइयां शुरू हो जाएंगी। आप देख लेना अगर यकीन ना हो तो। क्योंकि इनकी दोस्तों औकात सबको पता चल चुकी है। ये पत्रकार नहीं है, ये दलाल हैं दोस्तों। जिसकी सरकार होती है उधर वो कर लेते हैं। लेकिन जब मनमोहन सिंह साहब की सरकार थी तब मनमोहन सिंह साहब ने कभी भी एक भी पत्रकार को डराया धमकाया नहीं, हमेशा उसको आज़ादी दी। लेकिन मोदी सरकार के राज में तमाम मीडिया दलाली करती है। मोदी जी अगर एक डुबकी भी लगा लें तो दिन भर टीवी पर चलाया जाता है, मानो वो भैया बहुत बड़ा काम कर लिया। दुनिया में सब लोग डुबकी लगा रहा है, मोदी जी ने लगा ली तो कौन सा बड़ा काम कर लिया। यही नहीं दोस्तों, आप लोगों को बड़ी बड़ी बातें और रूबिका लियाकत, ये तो जिन लोगों को डिबेट के लिए बुलाती है उनसे ही भिड़ जाती है दोस्तों। ये पहली ऐसी पत्रकार है कि ये पत्रकार कम बीजेपी की स्पोक पर्सन यानी कि प्रवक्ता ज़्यादा है। मान लीजिए किसी ने इनके चैनल पर एबीपी पर कोई आया और मोदी सरकार की बुराई कर दी तो रूबिका लियाकत खड़ी हो जाती है अपने हाथ में खंजर लेकर, और दिल चाहता है कि बस सामने वाले को घोंप ही दे रूबिका। क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, जब ऐसे दलाल पत्रकार होंगे तो पत्रकारिता कहाँ सुरक्षित रहेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आई दोस्तों ममता बनर्जी। कहा लोकसभा में बीजेपी की हार हो रही है इसलिए बीजेपी दंगे भड़काने की कोशिश कर रही है। दरअसल दोस्तों पश्चिम बंगाल में चुटपुट हिंसा के बीच में वोटिंग हुई थी। अब इसके बाद ममता बनर्जी ने जमकर लपेट लिया है जो है बीजेपी को। ममता बनर्जी का कहना है कि बंगाल में बीजेपी दंगे फैलाने का काम कर रही है और वो चाहती है कि बंगाल के लोग आपस में लड़ें। दरअसल दोस्तों सीधी सी बात यह है कि फिलहाल बीजेपी के ऊपर कई गंभीर आरोप लग रहे हैं। ये बातें भी निकल कर सामने आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर इस तरीके की चीज़ें कर रही है ताकि दोस्तों लोग आपस में ही लड़ लें चुनाव को लेकर। लेकिन मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा दोस्तों, जो लोग आज जो है यहाँ पर अपने आप को शेर समझ रहे थे सत्ता में रहने के बाद, दोस्तों कल जब इनकी सत्ता जाने वाली होगी तो क्या होगा। ममता बनर्जी ने कहा कि तमाम जो गरीब हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, उनके सारे सपने बीजेपी ने तोड़ दिए हैं। आपको बताते चले दोस्तों भारतीय जनता पार्टी का बहुमत से रह जाएगी बहुत पीछे, बीजेपी को सताए डर। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों कम वोटिंग ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। सबसे पहली बार जो 2019 में लोगों में जोश था दोबारा मोदी को जिताने का, वो जोश दोस्तों अब की बार किसी में दिखाई नहीं दिया। सीधी सी बात है, लोग ये ज़रूर कर सकते हैं मोदी मोदी मोदी, लेकिन दोस्तों इतनी न्यूज़ें देखने के बाद, इतने सब कुछ देखने के बाद तो वो भी समझ चुके हैं कि अरे यार ये तो सिर्फ बेवकूफ़ बना रहा है, ये कोई हिंदुत्व के रखवाले नहीं है, ये सिर्फ अपनी राजनीति चलाने के लिए हिंदू मुसलमान कर रहा है। तो दोस्तों जब लोगों को ये आशंका हो जाती है कि भैया ये सब कुछ तो वोट पाने के लिए हो रहा है और ये लोग तानाशाही चला रहा है, तो दोस्तों इससे एक चीज़ ये सामने आ जाती है कि भैया कम वोटिंग तो हुई है लेकिन मोदी सरकार को कोई सपोर्ट करने में अब नहीं लगा है। दूसरी बात दोस्तों, 2019 की तुलना में मोदी सरकार को एक बात समझ में आ गई है कि देखो इंडिया गठबंधन को बड़ी बढ़त मिली है दोस्तों, क्योंकि एक एक वोटर ने घर से निकलकर वोट दिया है दोस्तों। मैंने देखा अब की बार दोस्तों जो खास करके मुस्लिम महिलाएं थी उनमें तो एक ललक थी कि मोदी सरकार को हटाना है। तमाम मुस्लिम एकजुट होकर घरों से निकले,
तमाम दलित भाई, पिछड़े भाई, इन्होंने गुट बनाकर वोट दिया है। ये सबसे अच्छी बात है दोस्तों। जो लोग बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, जो सच्चाई पर वोट डाल रहे हैं, मैं उनको सल्यूट करता हूं दोस्तों। इसलिए सल्यूट करता हूं कि कम से कम उनमें इतनी हिम्मत है दोस्तों कि वो कह सकते हैं कि भैया हमने वोट दिया, ऐसे वोट दिया और इसलिए दिया क्योंकि दोस्तों बीजेपी ने कोई काम नहीं किया था 10 साल में, और जो लोग काम नहीं करेंगे उन्हें हम सत्ता में भी नहीं देख सकते। सीधी सी बात है, चाहे कोई कुछ भी कहे दोस्तों, आप लोग किसी के बहकावे में ना आए। जिस तरीके से वोट दे रहा है, जैसे इंडिया गठबंधन को सपोर्ट कर रहा है, करते रहिए, क्योंकि यही हमें जीत दिलाएगा और यही दोस्तों तानाशाही को ख़त्म करेगा। वरना ये लोग उसमें से हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर का फ़ोटो लगाने पर गोलियां मरवा रहा है लोगों को। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी में मची भगदड़। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी के कैंडिडेट की मुरादाबाद में हो गई मृत्यु। दरअसल दोस्तों, चुनाव के बाद अभी हाल ही में मुरादाबाद की सीटों पर चुनाव हुआ था, लेकिन उसके दौरान दोस्तों जो बीजेपी का प्रत्याशी थे उनकी मौत हो गई है। दरअसल आपको बताते चलें, ये सीट मुरादाबाद की बताई जा रही है। मुरादाबाद में बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि जाहिर सी बात है, जो बीजेपी ने जिस कैंडिडेट को खड़ा किया था उनका निधन हो गया है। इनका नाम सर्वेश सिंह था दोस्तों, और सर्वेश सिंह के निधन के बाद अब बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि जिस सीट पर चुनाव ऑलरेडी हो चुका था उस सीट पर उनके निधन के बाद अब दोबारा चुनाव कराया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये सीट पर भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों जो है यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी को फिर जमकर लपेटा। कहा फिलहाल देश में ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है जो देश को तोड़ने का काम करे, बल्कि देश में ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो देश को जोड़कर देश की उन्नति करेंगे। दरअसल आपको बताते चले, ओवैसी का कहना है देश तभी आगे बढ़ सकता है जब देश को भाईचारा और प्यार मोहब्बत रहे, लेकिन हमारे देश की सरकार ये सब कुछ नहीं चाहती। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जिन लोगों को लगता है देश की जनता को भड़काकर या देश की जनता को भटकाकर चुनाव जीता जा सकता है, वो लोग सबसे बड़ी गलतफहमी में। आपको यही बता दें, यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि फ़िलहाल देश की तमाम संपत्तियों को बीजेपी ने कंट्रोल में अडानी और अंबानी के दे रखा है। और दोस्तों ये बात तो किसी से भी नहीं छुपी हुई है कि बीजेपी ने अडानी की जो संपत्ति थी उसको 10 गुना बढ़ा दिया था, लेकिन अडानी के एक गलती ने उसके पूरे बिजनेस को बर्बाद कर दिया। बीजेपी आज भी अडानी को नंबर 1 पे लाने की पूरी कोशिश में है, लेकिन अफसोस कि ना बीजेपी के पास टाइम बचा है, ना दोस्तों अब अडानी और अंबानी का उद्धार होने वाला है। मैंने देखा कैसे मुकेश अंबानी जो है दोस्तों, वो हर जगह नरेंद्र मोदी की तारीफ करता फिरता है। जाहिर सी बात है दोस्तों, इन दोनों का, अडानी और अंबानी का 8,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ़ किया गया है, तो भैया चापलूसी तो बनती है। और यही नहीं, मोदी सरकार के चुनाव में सबसे ज़्यादा पैसे देने वाले भी अडानी और अंबानी ही होते हैं दोस्तों, जो लोग सपोर्ट करते हैं इन्हें। लेकिन अब जब दोस्तों सरकारी चली जाएगी तो अडानी और अंबानी का क्या होगा, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि इन दोनों को उठाने वाला कोई और नहीं दोस्तों, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। 10 साल में इन लोगों की इतनी संपत्तियां बढ़ गई, लेकिन गरीब और गरीब होता चला गया। सवाल ये है कि आपने गरीबों के लिए पीएम पद संभाला था या फिर पहले से ही जो पूंजीपति हैं उनको आराम पहुंचाने के लिए, क्योंकि दिख तो यही रहा है कि जो पहले से ही बेचारे करोड़पति हैं उनको और करोड़पति बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने मुहिम छेड़ रखी है। जो दूसरों पर उंगली उठाते थे दोस्तों, उनकी 5 उंगलियां अपनी तरफ ही रहती थी, 4 उंगलियां दोस्तों। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री के सारे वादे जनता ने झूठे समझ लिए और वोट देने से ही इनकार कर दिया। आपको बताते चले दोस्तों, सत्ता का मजा भोंकने वाली भारतीय जनता पार्टी को लगेगा बड़ा झटका। दूसरे चरण के चुनाव में भी बीजेपी का गेम ओवर होने वाला है। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, 102 सीटों पर चुनाव हो चुका है और दूसरे फेज का चुनाव दोस्तों अब भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ाने वाला है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल बीजेपी की इतनी टेंशन बढ़ने वाली है कि बीजेपी को अब ये डर लगने लगा है कि फिलहाल आने वाले समय में क्या होगा, क्योंकि दोस्तों गृह मंत्री अमित शाह, नरेंद्र मोदी और तमाम बीजेपी के नेताओं के कट्टे चिट्टे खुलेंगे जैसे ही विपक्ष की सरकार आएगी। ये आप भी जानते हैं दोस्तों कि जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं बीजेपी के, उन्हें लग रहा है कि अब हम कभी सत्ता से जाने वाले नहीं थे। लेकिन इस वोटिंग ने बीजेपी का न सिर्फ भरम तोड़ दिया है, बल्कि बीजेपी को ये भी बता दिया है कि जो लोग ईवीएम के बल पर बैठे थे या फिर तमाम मुद्दों पर थे दोस्तों, आज उनका गेम ओवर होगा, क्योंकि अब की बार का चुनाव दोस्तों बीजेपी का आखिरी चुनाव हो।